ये कहानी है एडिथ कशिंग की, जो न्यूयॉर्क शहर में स्थित बफेलो शहर के चुनिंदा अमीर लोगों में से एक कार्टर कशिंग की इकलौती बेटी थी। बचपन से ही उसकी जिंदगी खुशहाल थी, लेकिन एक घटना ने उसकी दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। जब एडिथ सिर्फ 10 साल की थी, तब उसकी माँ एक लाइलाज संक्रमित बीमारी की चपेट में आ गई। इलाज की तमाम कोशिशें नाकाम रही और आखिरकार उसे दुनिया से रुखसत होना पड़ा। मासूम एडिथ को अपनी माँ का आखिरी बार चेहरा तक देखने का मौका नहीं मिला। लेकिन कुछ दिनों बाद जब एडिथ गहरी नींद में थी, तब अचानक कमरे में एक अजीब सी सरसराहट गूंजी। गुप अंधेरे में कोई साया उसे अपनी तरफ बढ़ता दिखाई दिया। डर के मारे उसने अपनी आंखें बंद कर ली और बिस्तर पर दूसरी तरफ मुंह करके लेट गई। पर वो साया धीरे धीरे उसके और करीब आता गया और फिर एक ठंडी फुसफुसाहट ने कमरे की खामोशी तोड़ दी। मेरी बच्ची, क्रिम्सन बीक से बचकर रहना। वो कोई और नहीं, एडिथ की मां की आत्मा थी। देखते ही देखते इस घटना को 14 साल बीत गए। एडिथ अब बड़ी हो चुकी थी और एक हॉरर नोवेल राइटर बनने का सपना देख रही थी। वो अपनी कहानियों में अंधेरे रहस्यों और परछाइयों की दुनिया को जीवंत करना चाहती थी। एक दिन एडिथ अपने पिता के ऑफिस में बैठकर अपनी नोवेल पूरी करने में डूबी हुई थी कि तभी दरवाजा खुला और एक खूबसूरत नौजवान अंदर आया। उसकी चाल में एक खास ठहराव था और आंखों में एक गहरी रहस्यमयी चमक। उसने विनम्रता से खुद को सर थॉमस शार्प के नाम से परिचित कराया। थॉमस शार्प यूरोप के एक शाही खानदान से ताल्लुक रखता था। उसके परिवार को बैरोनेट की उपाधि प्राप्त थी। ये एक खास दर्जा था जो उन परिवारों को दिया जाता था जो जरूरत पड़ने पर राजा को आर्थिक सहायता प्रदान करते थे। उसके पुरखे लंबे समय तक राजा और शाही दरबार से जुड़े रहे थे। थॉमस एडिथ के पिता से किसी बिजनेस के सिलसिले में मिलने आया था। तभी उसकी नजर एडिथ की हॉरर किताब पर गई। जिज्ञासा से उसने कुछ पन्ने पलटे और फिर मुस्कुराते हुए एडिथ की लिखावट की दिल खोलकर तारीफ की। बातचीत के दौरान उसने कहा कि जहां से वो आया है, वहां भूत प्रेत और परलौकिक शक्तियों को बहुत ही गंभीरता से लिया जाता है। पहली ही मुलाकात में दोनों एक दूसरे की शख्सियत से काफी प्रभावित हुए। एक तरफ एडिथ उसकी रहस्यमयी शख्सियत से प्रभावित थी, तो दूसरी तरफ थॉमस को एडिथ के विचारों और उसकी कल्पना शक्ति ने मोहित कर लिया था। उसी वक्त एडिथ के पिता कार्टर कशिंग वहां आ गए। थॉमस शार्प उनके पास एक खास प्रपोजल लेकर आया था। उसने कार्टर और उनके बिजनेस पार्टनर्स के सामने अपनी योजना रखते हुए बताया कि वो जिस जगह से आया है, वहां एक बेहद खास तरह की लाल रंग की मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी से आम मिट्टी के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत ईंटें और टाइल्स बनाई जा सकती थी। थॉमस ने बताया कि उसके पुरखे कई सालों तक राजघरानों के लिए इसी मिट्टी से निर्माण का काम करते आए हैं, लेकिन पिछले 20 सालों में हद से ज्यादा खुदाई के कारण मिट्टी के भंडार बहुत नीचे चले गए थे, जिस वजह से खुदाई का काम बंद हो गया था। इस समस्या को हल करने के लिए उसने एक खास मशीन तैयार की थी। हालांकि ये मशीन अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुई थी और इसे पूरा करने के लिए उसे अच्छी खासी रकम की जरूरत थी। थॉमस चाहता था कि कार्टर कशिंग और उनके बिजनेस पार्टनर्स इस प्रोजेक्ट में उसकी मदद करें। थॉमस ने अपना प्रपोजल काफी इंप्रेसिव ढंग से सबके सामने रखा। कार्टर ने थॉमस के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करवाई थी और इसी दौरान उसे पता चला कि थॉमस ने इससे पहले लंदन, एडिनबर्ग और मिलान शहर से भी फंड जुटाने की कोशिश की थी, लेकिन हर जगह उसकी कोशिश नाकाम रही और शायद इसी वजह से अब वो यहाँ आया था। कार्टर को भी थॉमस का प्रपोजल कुछ खास भरोसेमंद नहीं लगा। उसे थॉमस की बातें आकर्षक तो लगी, लेकिन उनमें कोई ठोस बात नजर नहीं आई। इसलिए बिना किसी झिझक के कार्टर ने थॉमस के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उस रात कार्टर की करीबी दोस्त मिसेस मैकमाइकल के घर एक शानदार पार्टी आयोजित की गई थी। दरअसल मिसेस मैकमाइकल ने ये पार्टी थॉमस शार्प और उसकी बहन के सम्मान में रखी थी। 1 साल पहले उनका थॉमस और उसकी बहन से एक जहाज में सफर के दौरान सामना हुआ था। थॉमस की मोहक शख्सियत और उसके शाही अंदाज ने उन्हें गहराई तक प्रभावित कर दिया था। इसी वजह से वे चाहती थी कि थॉमस और उनकी छोटी बेटी यूनिस के बीच रिश्ता तय हो जाए। मन ही मन उन्होंने इस पार्टी को दोनों के मिलन का जरिया बनाने की योजना बना ली थी। कार्टर भी इस पार्टी में शामिल होने जाने वाला था। कार्टर ने एडिथ से कहा कि वो भी उसके साथ पार्टी में चले, लेकिन एडिथ को पार्टियों में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसने साथ चलने से मना कर दिया। कार्टर को ले जाने के लिए मिसेस मैकमाइकल का बेटा डॉक्टर एलन आया हुआ था। एलन एडिथ का एक अच्छा दोस्त भी था और कार्टर चाहते थे कि एडिथ और डॉक्टर एलन के बीच नजदीकियां बढ़े। उन्हें एलन बहुत पसंद था और वे उसे अपनी बेटी के लिए एक अच्छा जीवन साथी मानते थे, लेकिन एडिथ के दिल में अब किसी और के लिए जगह बन चुकी थी, सर थॉमस शार्प के लिए।
कार्टर और एलन के जाने के बाद एडिथ अपने कमरे में चली गई और थॉमस शार्प के परिवार के इतिहास को पढ़ने लगी। तभी अचानक दरवाजे का नॉब अपने आप हिलने लगा और दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। एडिथ घबराकर दरवाजा बंद करने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर दरवाजे के बाहर पड़ी, उसकी रूह कांप उठी। वहां उसकी मां की आत्मा खड़ी थी। एडिथ ने घबराकर झट से दरवाजा बंद किया और कांपते हाथों से उसे थाम लिया। उसने दरवाजे से कान सटाकर डरते डरते पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो? पल भर के लिए गहरी खामोशी छा गई। फिर अचानक दरवाजे के आर पार होकर उसकी मां की आत्मा प्रकट हुई और उसने झटके से एडिथ को पकड़ लिया। उसकी ठंडी सर्द आवाज गूंजी, मेरी बच्ची क्रिम्सन पीक से बचकर रहना। अगले ही पल एडिथ की नौकरानी ने दरवाजा खोला और कहा, बाहर सर थॉमस शार्प आए हैं। थॉमस एडिथ को पार्टी में ले जाने के लिए आया था। उसने मुस्कुराते हुए एडिथ से कहा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? एडिथ उसे मना नहीं कर पाई। जब दोनों पार्टी में साथ पहुंचे तो हर कोई चौंक गया। वहां मौजूद लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि थॉमस एडिथ के साथ पार्टी में आएगा। थॉमस ने एडिथ को अपनी बहन लुसिल शार्प से मिलवाया। थॉमस पार्टी में एक खास परफॉर्मेंस देने वाला था, यूरोपियन स्टाइल का एक शाही डांस। सभी को लग रहा था कि वो डांस के लिए मिसेस मैकमाइकल की बेटी यूनिस को चुनेगा, लेकिन सबको हैरान करते हुए थॉमस ने अपना हाथ एडिथ की ओर बढ़ाया। फिर जैसे ही दोनों ने डांस शुरू किया, उनकी ताल, उनकी नजदीकियां और उनकी लयबद्ध चालों ने सबका दिल जीत लिया। लेकिन कार्टर को ये बढ़ती नजदीकियां हजम नहीं हो रही थी। उन्हें थॉमस की जरूरत से ज्यादा शालीनता और सौम्यता खटक रही थी। उसकी हर बात, हर अदा में कुछ ऐसा था जो नकली सा महसूस हो रहा था। इसलिए अगली ही सुबह उन्होंने एक प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर किया और उसे थॉमस शार्प की पूरी सच्चाई सामने लाने का काम सौंपा। इस बीच एडिथ और थॉमस की मुलाकातें बढ़ने लगी। दोनों के बीच नजदीकियां अब किसी से छुपी नहीं थी। एक दिन थॉमस ने फैसला किया कि अब वो एडिथ से अपने दिल की बात कहेगा। उसने अपनी बहन लुसिल से उनकी शाही अंगूठी मांगी, एक ऐसी अंगूठी जो पीढ़ियों से उनके खानदान में चली आ रही थी। फिर शाम को दिल में उम्मीद और घबराहट लिए वो एडिथ से मिलने उसके घर पहुंच गया। दूसरी ओर डिटेक्टिव अपना काम कर चुका था। उसने थॉमस शार्प के कुछ काले राज पता किए थे। उसने आज सुबह ही वो काले राज कार्टर को बता दिए थे। थॉमस एडिथ से अपने प्यार का इजहार करने ही वाला था कि तभी कार्टर ने उसे और उसकी बहन लुसिल को अपने कैबिन के अंदर आने के लिए कहा। कैबिन के अंदर कार्टर ने बिना कोई भूमिका बांधे थॉमस के हाथ में एक डॉक्यूमेंट रख दिया। जैसे ही थॉमस ने उसे खोला, उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसके सबसे गहरे राज अब कार्टर के सामने थे। थॉमस को लगा कि अब उसे जलील करके घर से बाहर निकाल दिया जाएगा, लेकिन कार्टर ने गुस्से की जगह नरमी दिखाई। उसने लुसिल के हाथ में एक साइन किया हुआ चेक थमा दिया और कहा, अगर तुम इसे कैश करवाना चाहते हो तो अगली सुबह तक शहर छोड़ दो और जाने से पहले थॉमस एडिथ का दिल तोड़ कर जाओ। लुसिल ने बिना एक पल गवाए शर्त मान ली। फिर बाहर आकर थॉमस ने एडिथ के सामने बेरुखी और तिरस्कार का ऐसा नाटक किया जिसने बेचारी एडिथ का दिल चकनाचूर कर दिया। कार्टर ने अभी तक उस डॉक्यूमेंट में थॉमस के कौन से राज थे, इसके बारे में किसी से जिक्र नहीं किया था। यहाँ तक कि उसने एडिथ को भी थॉमस की सच्चाई के बारे में कुछ नहीं बताया था। अगले दिन कार्टर हमेशा की तरह दाढ़ी बना रहा था। तभी उसे आसपास हल्की सी हलचल महसूस हुई। उसने सावधानी से इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन वॉशरूम में कोई नहीं था। उसने देखा कि जिस नल को उसने चलाया था वो अब भी खुला था और पानी बेसिन से बाहर बहने लगा था। तभी उसका ब्लेड नीचे गिर गया। उसे उठाने के लिए जैसे ही कार्टर झुका, अचानक एक अनजान शख्स चुपचाप उसके पीछे आ गया। इससे पहले कि कार्टर कुछ समझ पाता, वो शख्स झटके से आगे बढ़ा और बेरहमी से कार्टर को मौत के घाट उतार दिया। इस हादसे से अनजान एडिथ अपने बेडरूम में गहरी नींद में थी। तभी उसकी नौकरानी कमरे में आई और उसे जगाते हुए बताया कि थॉमस शार्प ने उसके लिए एक खत भेजा है। एडिथ ने उत्सुकता से वो खत खोला और पढ़ने लगी। उसमें थॉमस ने लिखा था कि चूंकि वो इस वक्त आर्थिक तंगी से गुजर रहा था, इसलिए कार्टर ने उसे रिश्वत देकर एडिथ का दिल तोड़कर यहाँ से चले जाने के लिए कहा था। थॉमस ने आगे लिखा था कि वो एडिथ से सच्चा प्यार करता है और एक दिन उससे मिलने वो जरूर आएगा। खत पढ़ते ही एडिथ से रहा नहीं गया। वो तुरंत उस होटल की ओर रवाना हो गई जहां थॉमस और लुसिल ठहरे हुए थे। होटल पहुंचते ही एडिथ को थॉमस पहले से ही उसका इंतजार करता मिला। थॉमस ने उसे बताया कि कार्टर ने उसे रिश्वत देकर शहर छोड़ने के लिए मजबूर किया था, लेकिन वो एडिथ से सच्चा प्यार करता था और इसी वजह से जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। हालांकि लुसिल आज सुबह ही वहां से जा चुकी थी। थॉमस की बात सुनकर एडिथ का दिल भर आया।
वो भावनाओं में बहकर उससे लिपट गई और दोनों ने एक गहरे एहसास के साथ एक दूसरे को चूमा। लेकिन तभी माहौल में सन्नाटा छा गया। कार्टर का वकील कार्टर की मौत की खबर लेकर वहां आया था। अपने पिता की मौत की खबर सुनते ही एडिथ के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। थॉमस ने एडिथ को भावनात्मक सहारा दिया और पिता के अंतिम संस्कार के बाद वो उसे अपने गांव कम्बरलैंड ले गया। जैसे ही वे उसके विशाल महल में पहुंचे, एक नौकर तेजी से दौड़ता हुआ आया। थॉमस ने उसे एडिथ से मिलवाया, लेकिन नौकर ने एक अजीब सा जवाब दिया। थॉमस की शादी तो कई साल पहले ही हो चुकी है। एडिथ ने चौंक कर थॉमस से पूछा कि नौकर ऐसा क्यों कह रहा है। थॉमस खुद भी ये सुनकर हैरान था और उस नौकर ने ऐसा क्यों कहा ये समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक एक पालतू कुत्ता वहां आ गया। एडिथ को वो कुत्ता बेहद पसंद आया और उसने थॉमस से पूछा कि क्या ये उसका कुत्ता है। लेकिन थॉमस ने हैरानी जताई कि उसने इस कुत्ते को पहले कभी नहीं देखा। यहाँ तक कि इस महल की मीलों तक कोई और परिवार भी नहीं रहता, तो ये कुत्ता यहाँ कैसे आया, ये एक रहस्य था। एडिथ को वो कुत्ता इतना प्यारा लगा कि उसने उसे अपने पास रखने की इच्छा जताई। थॉमस ने सहमति से सिर हिलाया। फिर उसने एडिथ को अपनी बाहों में उठाया और महल के अंदर ले गया। महल अंदर से बेहद विशाल था, लेकिन देखभाल ना होने की वजह से उसकी हालत जर्जर हो चुकी थी। छत से ठंडी हवा अंदर आ रही थी, लकड़ी की सीढ़ियां चरमरा रही थी और हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। जैसे ही एडिथ ने चारों ओर नजरें घुमाई, उसे महसूस हुआ कि इस महल में कुछ तो ऐसा था जो सामान्य नहीं था। थॉमस नौकर के साथ एडिथ का सामान रखने ऊपर के कमरे में चला गया। इस बीच एडिथ महल देखने लगी। तभी उसे एक रहस्यमयी परछाई दिखाई दी जो धीरे धीरे उसका नाम पुकार रही थी। उसे लगा कि शायद ये लुसिल होगी, इसलिए वो उस परछाई के पीछे चल पड़ी। लेकिन कुछ ही पलों में वो परछाई अचानक गायब हो गई। तभी एडिथ को लिफ्ट के ऊपर जाने की आवाज सुनाई दी। वो तेजी से उस आवाज की ओर भागी, लेकिन जब तक वो वहां पहुंची, लिफ्ट ऊपर जा चुकी थी। तभी पालतू कुत्ता टॉमी अपने मुंह में लाल रंग की गेंद लेकर वहां आया। उसी समय थॉमस भी वहां आ पहुंचा। एडिथ ने उसे सारी बात बताई, लेकिन थॉमस ने मुस्कुराकर कहा कि शायद एडिथ को कोई भ्रम हुआ होगा। उसने समझाया कि ये पुराना महल सालों से ठीक से मेंटेन नहीं किया गया है और लिफ्ट भी लंबे समय से खराब पड़ी है। थॉमस ने एडिथ को चेतावनी देते हुए कहा, ये लिफ्ट कभी कभी अपने आप नीचे खदानों तक चली जाती है, वहां जाना बेहद खतरनाक है, इसलिए तुम इस लिफ्ट से कहीं मत जाना। थॉमस के शब्दों में एक अजीब सा डर था जिसे एडिथ महसूस तो कर रही थी, लेकिन वो उसे समझ नहीं पा रही थी। तभी लुसिल भी वहां आ गई। उसने मुस्कुराते हुए एडिथ का स्वागत किया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा ठहराव था। बातचीत के दौरान एडिथ ने लुसिल से कहा कि वो उसके लिए भी महल की चाबियों की कॉपियां बनवा ले। ये सुनते ही लुसिल का चेहरा अचानक सख्त हो गया और उसने बिना कोई वजह बताए मना कर दिया। फिर उसने थोड़ी नरमी से कहा, इस महल में कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां जाना तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। मैं चाहती हूँ कि पहले तुम इन सब जगहों से वाकिफ हो जाओ, फिर अगर तुम्हें चाबियां चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए बनवा दूंगी। एडिथ को लुसिल की बातों में कुछ अजीब तो लगा, लेकिन उसने ज्यादा सोचा नहीं और नहाने चली गई। एडिथ के जाते ही लुसिल ने तुरंत थॉमस की ओर देखा और सख्त लहजे में पूछा, ये कुत्ता अब तक जिंदा कैसे है? थॉमस ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में जवाब दिया, मैं इसे महल से बहुत दूर ले जाकर छोड़ आया था। मुझे लगा था कि ठंड की वजह से ये मर जाएगा, लेकिन ये किसी तरह फिर से वापस आ गया। लुसिल की आंखों में हल्की नाराजगी और हैरानी का मिला जुला भाव था। ऐसा लग रहा था जैसे इस कुत्ते का जिंदा रहना उनके लिए किसी बड़ी मुसीबत की आहट हो। इधर बाथरूम में एडिथ गर्म पानी से भरे बाथटब में बैठी थी। वो पानी की गर्माहट का आनंद ले रही थी। तभी टॉमी गेंद मुंह में दबाए उसके पास आ गया। हल्की मुस्कान के साथ एडिथ ने खेल खेल में गेंद उठाई और उसे दरवाजे के बाहर फेंकते हुए टॉमी से कहा, जाओ वापस लाओ। टॉमी फौरन उछलता कूदता दरवाजे से बाहर चला गया। कुछ ही सेकंड गुजरे थे कि एडिथ को दरवाजे के उस पार किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसका दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा। वो पानी से बाहर निकली और अपने कपड़े पहनने लगी, लेकिन तभी एक लाल रंग का धुंधला साया दरवाजे के पास खड़ा था। वो एक टक एडिथ को ही घूर रहा था, लेकिन एडिथ के पीछे पलटने से पहले ही वो साया गायब हो गया। अगले ही पल टॉमी बाथरूम में दाखिल हुआ, लेकिन उसके मुंह में वो गेंद नहीं थी। एडिथ ने भौहें सिकोड़कर उसे देखा और पूछने ही वाली थी, गेंद कहाँ गई? तभी दरवाजे के बाहर से वो लाल गेंद अपने आप सरकती हुई अंदर आई और एडिथ के पैरों के पास आकर रुक गई। उसका दिल एक पल के लिए थम सा गया। कमरे में पसरी भाप और सन्नाटे के बीच इस अजीब घटना ने उसे बेचैन कर दिया। हालांकि एडिथ ने इसे अपना भ्रम समझकर नजरअंदाज कर दिया
और कमरे में लौट आई। थॉमस पहले से ही वहां उसका इंतजार कर रहा था। उसने एडिथ को एक खास तरह की चाय पीने के लिए दी। चाय का स्वाद थोड़ा कड़वा था। थॉमस ने मुस्कुराते हुए एडिथ से कहा, यहाँ सर्दी बहुत तेज होती है और ये चाय तुम्हारी सेहत के लिए अच्छी है। धीरे धीरे इसका स्वाद भी पसंद आने लगेगा। इतना कहकर थॉमस नहाने चला गया। इधर एडिथ को भी दिन भर की थकान महसूस होने लगी। उसने खुद को कंबल में लपेटा और तकिए पर सिर रखते ही गहरी नींद में चली गई। अगले दिन एडिथ के होम टाउन बफेलो में डॉक्टर की नजर कार्टर कशिंग की चेकबुक पर पड़ी। उसने देखा कि आखिरी जारी किया गया चेक थॉमस शार्प के नाम पर था। ये देखकर डॉक्टर को झटका लगा। कशिंग की अचानक और संदिग्ध मौत और ठीक उसके पहले थॉमस के नाम पर फाड़ा गया ये चेक, ये दोनों बातें उसे खटक रही थी। उस रात जब एडिथ गहरी नींद में थी, अचानक उसके पेट में तेज दर्द उठा, जिससे उसकी नींद खुल गई। करवट बदलते हुए उसने महसूस किया कि थॉमस बिस्तर पर नहीं था। बेचैनी महसूस करते हुए वो उसे खोजने कमरे से बाहर आई। पालतू कुत्ता टॉमी भी उसके साथ था। जैसे ही एडिथ आगे बढ़ी, अचानक किसी दरवाजे के जोर से बंद होने की आवाज आई। उसने चारों ओर नजर घुमाई तो पाया कि टॉमी वहां नहीं था। उसे लगा कि शायद टॉमी गलती से किसी कमरे में बंद हो गया होगा। एडिथ ने दरवाजे को आधा खोला ही था, तभी दूसरी तरफ से टॉमी दौड़ता हुआ आया और उस दरवाजे की ओर देखकर भौंकने लगा। भीतर वही लाल रंग का भयानक साया मौजूद था। एडिथ की नजर उस साये पर पड़ने से पहले ही उस साये ने झटके से दरवाजा बंद किया। एडिथ ने हिम्मत जुटाकर फिर से दरवाजा खोला। इस बार अंदर वो साया नहीं, बल्कि एक पुरानी पेटी रखी हुई थी। जिज्ञासा से भरी एडिथ ने उस पेटी को खोला और देखा कि पेटी के अंदर कुछ ग्रामोफोन रिकॉर्डिंग्स थी। ग्रामोफोन जो पुराने जमाने में आवाज रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, वो उन्हें देखने ही वाली थी कि तभी अचानक वो डरावना साया जमीन पर रेंगता हुआ उसकी ओर बढ़ने लगा। एडिथ की सांसें तेज हो गई। डर के मारे वो जोर से चीखी और वहां से भागने लगी। भागते भागते एडिथ लिफ्ट के अंदर जा घुसी। लिफ्ट अपने आप ही नीचे की ओर चल पड़ी और उसे महल के एक अंधेरे तहखाने में ले गई। वहां चारों तरफ धूल और जंग लगे पुराने बक्से रखे थे। तभी एडिथ की नजर एक खास बक्से पर पड़ी, जिस पर इनोला लिखा हुआ था। यह बक्सा बाकियों से अलग लग रहा था। एडिथ ने उस बक्से को खोलना चाहा, लेकिन वो बक्सा लॉक था। इस वजह से एडिथ की कोशिश बेकार रही। एडिथ के मन में अनगिनत सवाल उठने लगे। डर और जिज्ञासा के साथ वो तुरंत थॉमस के पास गई, जो इस वक्त अपनी मशीन में आई खराबियों को सुधारने में व्यस्त था। उसने थॉमस को पास बुलाया और सीधे सवाल किया, क्या इस महल में कभी कोई भयानक या हिंसक मौत हुई है? थॉमस अचानक असहज हो गया। एडिथ की बात को टालने के लिए उसने जानबूझकर मशीन से अपना हाथ जख्मी कर लिया। उसके चेहरे पर दर्द तो था, लेकिन उसकी आंखों में एक अनकहा डर भी झलक रहा था। बातों बातों में थॉमस ने एडिथ से कहा कि उसे मशीन की गड़बड़ियों को जल्द से जल्द ठीक करना होगा, क्योंकि जल्द ही बर्फबारी शुरू होने वाली थी। एक बार बर्फ गिरने लगी तो इस इलाके में काम करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। फिर उसने एक अजीब सी बात कही, जब बर्फ इस जगह की लाल मिट्टी पर गिरती है तो जमीन खून की तरह गहरी लाल दिखने लगती है। इसी वजह से इस जगह को क्रिम्सन पीक कहा जाता है। ये नाम सुनते ही एडिथ के रोंगटे खड़े हो गए। उसे अचानक अपनी माँ की आत्मा की वो चेतावनी याद आई, जो उसे 2 बार क्रिम्सन पीक से दूर रहने के लिए कह चुकी थी। उधर डॉक्टर को कशिंग के वकील से पता चला कि कशिंग ने थॉमस शार्प की जासूसी करवाने के लिए एक जासूस को हायर किया था। ये सुनकर डॉक्टर का शक और भी गहरा हो गया। इसी बीच एडिथ की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। रात के अंधेरे में अचानक उसकी नींद खुली। उसके पेट में तेज दर्द हो रहा था। घबराकर उसने सांस लेने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे जोर की खांसी आई और उसके अगले ही पल उसके मुंह से खून निकल पड़ा। एडिथ ने देखा कि थॉमस अपने बिस्तर पर नहीं था। एक अजीब सी बेचैनी उसके दिल में घर कर गई, जैसे कुछ भयानक होने वाला हो। वो धीरे धीरे उठी और कांपती आवाज में अपनी माँ की आत्मा को पुकारने लगी। तभी अचानक किसी अदृश्य शक्ति ने उसका हाथ जकड़ लिया और जोर से नीचे गिरा दिया। अभी वो संभली भी नहीं थी कि एक दर्दनाक चीख से कमरा गूंज उठा। वो डर के मारे कांपने लगी, लेकिन हिम्मत जुटाकर उस आवाज की दिशा में बढ़ी। जैसे ही उसने बाथरूम का दरवाजा खोला, उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गई। सामने बाथटब में एक औरत की आत्मा पड़ी थी। उसके सिर के बीचों बीच एक बड़ा सा खंजर धंसा हुआ था और वो आत्मा अब भी दर्द से कराह रही थी। अचानक वो आत्मा बाथटब से उठ खड़ी हुई। उसकी खाली गहरी आंखें सीधे एडिथ की ओर घूर रही थी। एडिथ का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। घबराकर वो पीछे हटने लगी और थॉमस को पुकारने लगी, लेकिन आत्मा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती जा रही थी, मानो उसे किसी अनहोनी से आगाह करना चाहती हो।
कांपती आवाज में वो बार बार एडिथ से कह रही थी, भाग जाओ, इस महल से दूर चले जाओ। एडिथ पूरी ताकत लगाकर वहां से भागी और सीधे थॉमस के पास पहुंची। वो घबराई हुई थी और कांपते हुए उसने थॉमस और लुसिल को सारी बातें बता दी, लेकिन दोनों ने इसे महज उसका भ्रम बताया। वे भी ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर एडिथ को बार बार आत्माएं क्यों दिखाई दे रही थी। थॉमस ने अगले दिन एडिथ को महल से दूर कहीं ले जाने का फैसला किया ताकि वो बेहतर महसूस कर सके और उसकी मानसिक स्थिति स्थिर हो। अगले दिन थॉमस की मशीन के कुछ अहम पार्ट्स डिलीवर होने वाले थे, जिन्हें लेने के लिए उसे पोस्ट ऑफिस जाना था। वो एडिथ को भी अपने साथ ले गया। पोस्ट ऑफिस पहुंचने पर पोस्टमैन ने एडिथ को जानकारी दी कि उसके नाम से भी 3 खत आए हैं। उनमें से 2 उसके होम टाउन बफेलो से थे, जबकि एक इटली के मिलान शहर से आया था। ये सुनकर एडिथ चौंक गई, क्योंकि वो इटली में किसी को नहीं जानती थी। उसने ये बात पोस्टमैन से भी कही। हालांकि पोस्टमैन ने उसे खत दिखाते हुए कहा कि उस पर लेडी ई शार्प लिखा हुआ है, यानी ये पत्र निश्चित रूप से एडिथ के लिए ही था। एडिथ ने बिना कुछ कहे उन तीनों पत्रों को अपने पास रख लिया। उधर बर्फीले तूफान ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया था, जिससे थॉमस और एडिथ को मजबूरन रात वहीं गुजारने का फैसला करना पड़ा। इसी बीच डॉक्टर उस डिटेक्टिव से मिलने पहुंचा जिसे कशिंग ने थॉमस पर निगरानी रखने के लिए लगाया था। डिटेक्टिव ने डॉक्टर को वे चौंकाने वाले राज बताए जो उसने पहले कशिंग को बताए थे। उसने खुलासा किया कि जब थॉमस और उसकी बहन लुसिल छोटे थे, तब किसी ने उनकी मां की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी थी। किसी ने उसके सिर में खंजर घोंप दिया था। इसका मतलब था कि जिस आत्मा ने एडिथ को महल छोड़ने की चेतावनी दी थी, वो कोई और नहीं बल्कि थॉमस की मां की ही आत्मा थी। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी था। डिटेक्टिव ने डॉक्टर को एक महत्वपूर्ण दस्तावेज दिखाया, थॉमस का विवाह प्रमाण पत्र। उसने बताया कि थॉमस पहले से ही शादीशुदा था और उसका विवाह लंदन की एक महिला से हुआ था। ये सुनकर डॉक्टर का शक यकीन में बदल गया। थॉमस और लुसिल कुछ बहुत बड़ा छिपा रहे थे। डॉक्टर ये सुनते ही तुरंत थॉमस के शहर कम्बरलैंड के लिए रवाना हो गया। एडिथ इन सारी बातों से अनजान थी। अगले दिन जब वे दोनों महल लौटे तो एडिथ ने लुसिल को बताया कि कल रात उसने और थॉमस ने पहली बार शारीरिक प्रेम का आनंद लिया। लेकिन जैसे ही लुसिल ने ये सुना, उसके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट और गुस्सा झलकने लगा। अचानक उसने गुस्से में नाश्ते से भरा पैन जोर से टेबल पर पटक दिया। एडिथ उसकी इस प्रतिक्रिया से हैरान रह गई। कुछ देर तक माहौल में तनाव बना रहा। फिर लुसिल ने खुद को शांत किया और फीकी मुस्कान के साथ कहा, कल रात मैं अकेली थी और मुझे अकेले रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इतना कहकर लुसिल उठी और एडिथ के लिए चाय बनाने चली गई। जाते जाते वो अपनी चाबियों का गुच्छा टेबल पर ही भूल गई थी। एडिथ की नजर उन चाबियों पर पड़ी और तभी उसकी नजर एक खास चाबी पर अटक गई जिस पर इनोला लिखा हुआ था। उसी नाम का बक्सा उसने तहखाने में देखा था। हिम्मत जुटाकर उसने वो चाबी चुपचाप गुच्छे से निकाली और अपने पास रख ली। कमरे में जाकर एडिथ ने वे लेटर्स पढ़े। उनमें से 2 उसके पिता की संपत्ति और पैसों से जुड़े थे जो उसके वकील ने भेजे थे। इसके बाद उसने तीसरा लेटर खोला जो मिलान शहर से आया था, लेकिन उसे पढ़ते ही एहसास हुआ कि उस पर लेडी ई शार्प वो नहीं बल्कि कोई इनोला शार्प थी। इस खुलासे ने एडिथ के मन में सवालों की बाढ़ ला दी। वो तुरंत तहखाने में रखे इनोला के बक्से को खोलने के लिए नीचे चली गई। उस बक्से के अंदर एक ग्रामोफोन और 3 कागज के पैकेट्स रखे हुए थे। हर एक पैकेट पर एक लड़की का नाम और उन लड़कियों के शहर का नाम लिखा था, लंदन, मिलान और एडिनबर्ग। इन शहरों के नाम देखते ही एडिथ के दिमाग में एक पुरानी याद कौंधी। उसे वो लम्हा याद आया जब थॉमस अपनी मशीन के लिए फंडिंग मांगने उसके पिता के पास आया था। उसके पिता ने थॉमस का प्रस्ताव ठुकराते हुए कहा था कि वो पहले ही लंदन, मिलान और एडिनबर्ग में अपनी किस्मत आजमा चुका था। इससे पहले कि एडिथ कुछ और सोच पाती, उसे तहखाने में मौजूद लाल मिट्टी के कुएं में कुछ हलचल महसूस हुई। उसने सावधानी से एक लकड़ी उठाकर उस गीली मिट्टी में डालकर देखा, लेकिन उसे वहां कुछ भी अजीब नहीं लगा, इसलिए वो वहां से चली गई। लेकिन उसके जाने के बाद अचानक एक इंसानी कंकाल उस कुएं में तैरने लगा। इसी बीच थॉमस ने अपनी मशीन को पूरी तरह तैयार कर लिया था। उत्साहित होकर उसने लुसिल को गले लगा लिया। वो एडिथ को भी अपनी इस खुशी में शामिल करना चाहता था, क्योंकि अब वो मन ही मन सच में उसे चाहने लगा था। तभी लुसिल की नजर अपनी चाबियों के गुच्छे पर पड़ी और उसने गौर किया कि इनोला के बक्से की चाबी गायब थी। लुसिल को एडिथ पर शक हुआ और वो एडिथ को पुकारते हुए तेजी से महल की ओर भागी। उधर एडिथ तहखाने से बाहर आ चुकी थी। जैसे ही उसने लुसिल की आवाज सुनी, वो तेजी से सोफे पर जा बैठी और सिर दर्द का नाटक करने लगी। जब लुसिल एडिथ के पास पहुंची तो एडिथ ने उसे पानी लाने के लिए भेज दिया।
इसी मौके का फायदा उठाकर उसने चोरी से इनोला की चाबी वापस गुच्छे में लगा दी। लेकिन लूसिल इतनी आसानी से धोखा खाने वालों में से नहीं थी। उसने जानबूझकर ही चाबियों का गुच्छा वहां छोड़ा था ताकि एडिथ की हरकतों पर नजर रख सके। जैसे ही उसने देखा कि इनोला की चाबी उसके गुच्छे में थी, उसका शक यकीन में बदल गया। अब वो समझ चुकी थी कि एडिथ धीरे धीरे हर सच को उजागर कर रही है और ये उसके लिए खतरे की घंटी थी। रात होते ही एडिथ ने उन ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स को सुना जो उसे महल में आने के शुरुआती दिनों में मिली थी। रिकॉर्डिंग्स और दस्तावेजों को ध्यान से सुनने और पढ़ने के बाद थॉमस और लूसिल के खौफनाक राज धीरे धीरे उजागर होने लगे। रिकॉर्डिंग्स और दस्तावेजों से उसे पता चला कि जिन 3 औरतों के नाम पैकेट्स पर थे वे तीनों कभी थॉमस की पत्नियां रह चुकी थी। लेकिन शादी का ये बंधन प्रेम का नहीं, छल और लालच का था। थॉमस ने उनसे सिर्फ दौलत के लिए शादी की थी और शादी के बाद उनकी संपत्ति अपने नाम कर ली थी। वो ये शादियां सिर्फ पैसों के लिए कर रहा था ताकि मिलने वाले पैसों से वो अपनी मशीन को सफल बना सके। लेकिन सबसे डरावना खुलासा इनोला ने अपनी रिकॉर्डिंग्स में किया था। उसने कहा कि थॉमस और लूसिल उसे रोज थोड़ी थोड़ी मात्रा में जहर दे रहे थे और ये जहर वे लोग उसे चाय में मिलाकर दे रहे थे। एडिथ का कलेजा दहशत से बैठ गया। अचानक उसे तेज खांसी आई और जब उसने अपना मुंह ढका तो उसकी हथेलियां खून से लाल हो गई। उसे यकीन हो गया था कि वो भी उसी खौफनाक साजिश का शिकार हो चुकी थी। एडिथ खुद को बचाने के लिए तेजी से बाहर भागी, लेकिन किले के बाहर तेज बर्फीला तूफान अपने उफान पर था। ऊपर से जहर का असर उसकी हालत और बिगाड़ रहा था। सांसें भारी हो चुकी थी, सिर घूम रहा था। किले से बाहर निकलना उसके बस में नहीं था। वो लड़खड़ाते हुए सीढ़ियों के पास पहुंची, लेकिन शरीर ने जवाब दे दिया। अगले ही पल वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। सुबह जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को अपने बिस्तर पर पाया। धुंधली नजरों से उसने देखा कि लूसिल उसके सामने खड़ी थी, हाथ में चाय और नाश्ता लिए हुए। लूसिल ने जबरदस्ती उसे चाय पिलाने की कोशिश की, लेकिन एडिथ ने इनकार किया। लूसिल ने ज्यादा जिद नहीं की और पहले उसे खाना खिलाने लगी। जैसे ही एडिथ ने आखिरी कौर निगला, लूसिल ने दोबारा चाय की प्याली उसके आगे कर दी। तभी थॉमस अंदर आया और उसने लूसिल को बाहर जाने के लिए कहा। लूसिल के जाते ही थॉमस एडिथ के करीब आया और फुसफुसाते हुए चेतावनी दी, इस चाय को कभी मत पीना। जैसे ही थॉमस बाहर आया, लूसिल ने शांत लहजे में कहा, मुझे पता है कि एडिथ को सब कुछ मालूम हो गया है। फिर उसने ठंडे स्वर में जोड़ा, इसलिए मैंने आज उसके खाने में भी जहर मिला दिया था। थॉमस ये सुनकर चौंक गया। पहली बार उसने लूसिल पर गुस्सा दिखाया और नाराजगी भरे स्वर में कहा, क्या यह करना जरूरी था? लूसिल ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, तुम समझ क्यों नहीं रहे? अगर उसे जिंदा रहने दिया तो वो सबको सब कुछ बता देगी। फिर क्या होगा? मैं जेल में सड़ूंगी और तुम्हें फांसी हो जाएगी। दुनिया फिर से हमें एक दूसरे से अलग कर देगी। थॉमस कुछ देर चुप रहा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने लूसिल से वादा किया कि वो कभी लूसिल से अलग नहीं होगा। उधर डॉक्टर भी तेज बर्फीले तूफान में फंस चुका था। ठंड और तेज हवा के चलते उसका घोड़ा आगे बढ़ने से इनकार कर रहा था। हालात को देखते हुए डॉक्टर ने घोड़े को वहीं छोड़ने का फैसला किया और खुद पैदल ही थॉमस के महल की ओर बढ़ने लगा। महल के अंदर एडिथ की नजर एक आत्मा पर पड़ी जिसके हाथ में एक बच्चा था। उसने तुरंत समझ लिया कि ये इनोला की आत्मा थी। आत्मा रो रही थी और उसने एक कमरे की ओर इशारा किया। एडिथ धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने का दृश्य उसे झकझोर देने वाला था। उसने देखा कि लूसिल और थॉमस आपत्तिजनक स्थिति में थे। ये घिनौना सच देखकर एडिथ के रोंगटे खड़े हो गए और वो तुरंत वहां से भागने लगी, लेकिन लूसिल ने उसे सीढ़ियों के नजदीक पकड़ लिया। एडिथ ने कांपती आवाज में कहा कि उसे पहले से ही संदेह था कि वे दोनों भाई बहन नहीं हैं। इस पर लूसिल ने ठंडे स्वर में जवाब दिया कि वे वाकई में सगे भाई बहन हैं और बावजूद इसके वो थॉमस से प्रेम करती है। इतना कहते ही लूसिल ने बिना कोई झिझक एडिथ को धक्का दे दिया। एडिथ तेजी से नीचे गिरी, लेकिन सौभाग्य से बर्फ पर गिरने की वजह से उसे गंभीर चोट नहीं आई। हालांकि ठंड और सदमे के कारण वो बेहोश हो गई। जब एडिथ की आंख खुली तो उसने खुद को डॉक्टर के सामने पाया। डॉक्टर समय रहते वहां पहुंच गया था। डॉक्टर ने बहाने से एडिथ को वहां से ले जाने की कोशिश की, ये कहते हुए कि हालत गंभीर है और उसे अस्पताल में भर्ती करवाना होगा। लेकिन लूसिल ने तुरंत उसे रोक दिया और कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर समझ गया कि वे उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के एडिथ के सामने लूसिल और थॉमस की सच्चाई उजागर करनी शुरू कर दी। उसने बताया कि लूसिल ने ही अपनी मां की हत्या की थी। हालांकि इस अपराध में थॉमस शामिल नहीं था।
दरअसल लूसिल और थॉमस की मां ने उन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। इस वजह से लूसिल ने अपनी मां की भी हत्या कर दी थी। मां की हत्या के बाद लूसिल को मानसिक रूप से अस्थिर घोषित कर दिया गया था और उसे पागल खाने भेज दिया गया था। एडिथ जितना लूसिल और थॉमस के बारे में जान रही थी, उसे अपने ही प्यार पर घिन आने लगी थी। डॉक्टर ने उसकी कमजोर हालत को देखते हुए उसे सहारा दिया और सावधानी से वहां से ले जाने लगा, लेकिन लूसिल ने अचानक डॉक्टर की पीठ में खंजर घोंप दिया। इसके बाद लूसिल ने घायल डॉक्टर को खत्म करने का काम थॉमस को सौंप दिया, लेकिन थॉमस अपनी बहन की तरह निर्दयी नहीं था। उसने अब तक जितने भी गलत काम किए थे, वे सब लूसिल के दबाव में आकर किए थे। थॉमस डॉक्टर के पास आया और धीरे से फुसफुसाया, तुम डॉक्टर हो, तुम्हें पता है कि शरीर के किस हिस्से पर वार करने से जान नहीं जाएगी, बस घाव होगा। डॉक्टर उसकी बात समझ गया। उसने खुद ही एक ऐसा वार किया जिससे वो बुरी तरह घायल तो हुआ, लेकिन उसकी जान बच गई। दूर खड़ी लूसिल को लगा कि डॉक्टर मर चुका है। संतुष्ट होकर वो वहां से चली गई। इस बीच थॉमस ने तुरंत डॉक्टर को सहारा दिया और उसे छिपाने के लिए तहखाने की ओर ले गया। थॉमस ने डॉक्टर से कहा कि वो यहीं इंतजार करे। वो जानता था कि लूसिल एडिथ को प्रॉपर्टी के कागजों पर साइन करवाने ले गई है और जैसे ही एडिथ उन कागजों पर साइन करेगी, लूसिल उसे मार डालेगी। समय तेजी से निकल रहा था और थॉमस को जल्द से जल्द एडिथ तक पहुंचना था। बिना कोई देरी किए वो उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ा। लूसिल एडिथ पर जबरदस्ती कागजों पर साइन करवाने की कोशिश कर रही थी। इसी दौरान उसने एडिथ को बताया कि उसके पिता की हत्या उसी ने की थी। ये सुनकर एडिथ का खून खौल उठा। गुस्से में उसने पेन उठाकर सीधे लूसिल की छाती में घोंप दिया और वहां से भाग निकली। उसी समय थॉमस वहां आ पहुंचा। उसने एडिथ से कहा कि वो उस पर एक बार भरोसा करे और वहीं रुककर उसका इंतजार करे। इसके बाद थॉमस तेजी से लूसिल के पास पहुंचा और उन कागजों को जला दिया जिन पर लूसिल एडिथ के साइन लेना चाहती थी। थॉमस ने लूसिल को समझाने की कोशिश की कि उन्हें ये महल छोड़कर कहीं दूर नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए, जहां वे तीनों एक साथ रह सके और खुश रह सके। लेकिन जैसे ही लूसिल को एहसास हुआ कि थॉमस एडिथ को भी अपने साथ रखना चाहता है, वो बौखला गई। ये समझ आते ही कि थॉमस एडिथ से प्यार करता है, वो गुस्से और पागलपन में पूरी तरह बेकाबू हो गई। अगले ही पल उसने बेरहमी से थॉमस की हत्या कर दी। इसके बाद लूसिल पूरी तरह एडिथ के पीछे पड़ गई। उसकी ताकत के आगे एडिथ कमजोर पड़ रही थी और ऐसा लग रहा था कि लूसिल उसे खत्म कर ही देगी। लेकिन तभी थॉमस की आत्मा प्रकट हुई, जिससे लूसिल का ध्यान भटक गया। इसी मौके का फायदा उठाकर एडिथ ने लूसिल पर अंतिम वार किया और उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अंत में एडिथ डॉक्टर को लेकर उस श्रापित महल से बाहर निकल गई, लेकिन उस खंडहर बन चुके महल में अब भी लूसिल की आत्मा भटक रही थी, जैसे वो अपने बदले के लिए अब भी एडिथ का इंतजार कर रही हो। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। गाइज, हमने शॉर्टफ्लिक्स नाम से एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है। दरअसल कई बार यूट्यूब हमारे वीडियोस को प्रमोट करने में चूक जाता है, इस वजह से आप तक हमारी नई वीडियोस पहुंच नहीं पाती। इस चैनल पर हम हर वीडियो अपलोड होते ही उसकी लिंक डाला करेंगे। व्हाट्सएप चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लीज ज्वाइन इट। धन्यवाद।